बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत पे हाजिर। हम जब भी पाकिस्तान के सियासी और मारूजी हालात की बात करते हैं तो हम भूल नहीं पाते पाकिस्तानी सियासत और सहाफत को, क्योंकि इनके बगैर शायद पाकिस्तान के सियासी और मारूजी हालात अंडर डिस्कशन नहीं आ सकते। इसमें बहुत बड़ा किरदार है सियासतदानों का भी और सहाफ़ियों का भी, और जिन लोगों का मजीद किरदार है वो मेरे मेहमानों गिरामी इस पर ज़रा थोड़ा वजाहत फरमा देंगे कि वो कौन लोग हैं। और साथ साथ मैं ये मुआशरती बिगाड़ की जब बात करता हूँ तो उसमें मैं सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं करता। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के रवैये देख लें। हमने कभी तारीख में नहीं देखा था कि जब भी कोई एम्बेसडर या पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या पाकिस्तानी वजीर आजम जब दुनिया में कहीं वो मूव करते थे तो अपने ही लोग, यानी अपने ही भाई, अपनी ही कौम के लोग, पाकिस्तान से हिजरत करके गए हुए लोग, वही अपने वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज में खड़े हो जाएं। पिछले कुछ अरसे से हमने ये मंजर भी देखे। पहले होता यह था कि अगर पाकिस्तानी वजीर आजम कहीं गया है तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि किसी दूसरे मुल्क के, जैसे हमसाया मुल्क के लोग हमारे वजीर आजम के अगेंस्ट एहतजाज करें और हमारी जो है वो सुबकी करने की कोशिश करें, और हमारे पाकिस्तानी भाई जो थे वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह उनके आगे खड़े हो जाते थे कि हम सियासत अपने मुल्क में करते हैं, सियासत अपने सूबों में करते हैं, सियासत पाकिस्तान में करते हैं। हम अपने जो सियासतदान या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या दीगर लोग जो दुनिया में आए होते हैं, जो एम्बेसडर बन के आए होते हैं, उनकी तज़हीक नहीं करते। ये मेरे आज के सवालात हैं और इसके जवाबात लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी बिगाड़ में सियासत और सहाफत का कितना हाथ है और मुआशरती रवैयों में इनका कितना हाथ है। और जो मैंने बात की है ओवरऑल कि जी यहाँ अगर रवैये बदलते हैं तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी बदलते हैं, यानी फिर हम अपने मुल्क से बाहर निकल के खारजा अमूर पे भी हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मेहमान गिरामी, बहुत ही सीजनड और सीनियर मेहमान हैं आज मेरे दोनों मेहमान। मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, माहिर सियासियात भी हैं, सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है, और मैंने आज इनको दावत दी है प्रोग्राम में, सवालात के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नासिर शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में आपको। शिराजी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आगाज़ करते हैं जी प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब से। डॉक्टर साहब, ज़रा बताइए कि इस वक्त हम पाकिस्तान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। ज़रा हमने कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ घंटे पहले, एक वाक़या देखा जिसमें एक सीनियर सहाफ़ी ने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी बात की, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदारान के ऊपर भी बात की, और बड़े वसूख के साथ उस पर कॉलम लिख डाला। बात करने के साथ साथ लिख भी डाला। और जो तहरीर है, चले जब कोई शख्स गुफ्तगू करता है तो वो कह देता है कि ज़ुबान फिसल गई, मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन जब तहरीर बन जाती है तो उससे वो विड्रॉ नहीं कर सकता। मुझे बताइए कि इतना सीनियर सहाफ़ी, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत, गैर जिम्मेदाराना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डीजी ISPR ने उनकी बातों का रिबटल दिया और उसको ओन करने से इनकार कर दिया। तो ज़रा मुझे बताएं कि ये बिगाड़ हम बुनियाद से शुरू करने की बजाय कि ऊपर से शुरू करते हैं कि ये किस तरह पैदा हो रहा है। गलत फहमियाँ बाहर बैठ के आप बात करते हैं और ओवरसीज बैठ के, और यहाँ पे उसके असरात मुरतब होते हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो एक मुलाकात की तस्वीर भी आई ब्रसेल्स से, और हमारे मोहतरम जो फील्ड मार्शल हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उनके साथ, और सुहेल वड़ैच साहब की भी तस्वीर। और उसके बाद जैसे आपने सही फरमाया कि उन्होंने 2 कॉलम लिखे बल्कि इस पे, और खुल के बात की, और ख़ास तौर पे एक हवाले से जिसको मौजूद बहस बनाया जा रहा है कि हमारे एक सियासी जमात के सरबराह जो इस वक्त
जाहिर है कि अडियाला में वो कैद काट रहे हैं। उनके हवाले से बात हुई और जिस तरह से बात होती है माफ़ी तलाफ़ी की, उसके बारे में कुछ बात हुई कि उनका मौक़िफ़ क्या है और फिर इदारों का मौक़िफ़ क्या है। और उन्होंने कोई ये तासुर भी दिया कि अगर एक तरह से एक्सक्यूज़ हो जाए तो फिर शायद उनके लिए नरमी की जो है वो गुंजाइश निकाली जा सकती है। उसके बाद फिर आपने सही फरमाया कि DGISPR जो हैं वो जनरल साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया और कहा कि वो जो बात की गई है, जिस अंदाज से कॉलम में भी और जिस अंदाज से बयान की गई है, वो इससे इत्तफाक नहीं करते। लेकिन अपने ही उस बयान में उन्होंने ये ज़रूर तस्लीम किया कि जिनकी रिहाई की बात हो रही है वो रिहाई अपनी शराइत पे चाहते हैं। अब इससे तो एक जुमला निकाला जा सकता है कि शराइत तो वो फिर पेश करता है जब उससे कोई उसको लेने वाला हो या उन शराइत को पढ़ने वाला या वसूल करने वाला हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि सुहेल वड़ाइच साहब का जो ज़ाहिर है सहावत में जो कद काट है और जिस पाए कि वो सहाफ़ी हैं, और उनका शुमार मैं आपको बताऊं कि जो मेरी अपनी राय कह लें, हो सकता है ये बड़ी सब्जेक्टिव हो, उन सहाफ़ी हजरात में नहीं होता जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गलत बयान भी करते हैं और वो लिखते भी गलत हैं, और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनमें से। या यूँ कह लें कि कुछ लोगों पे ये इल्ज़ाम होता है कि वो शायद कोई आप कह लें कि वो किसी और पेरोल पे होते हैं या उनका ताल्लुक़ किसी और तरह की इस्टेब्लिशमेंट या आलमी इस्टेब्लिशमेंट से होता है। मुझे लगता है कि सुहेल वड़ाइच ने इससे पहले भी जब कभी मौका मिला तो वो कम से कम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं। बड़ा मुझे तो नहीं याद किसी एक स्टोरी पे भी जो कभी ये बात उन्होंने स्टेप बैक किया और हमेशा वो कहते हैं कि नहीं वो बात इस तरह से हुई है। अब मुझे यहाँ भी लगता है कि थोड़ा सा जो इंटरप्रिटेशन का फ़र्क हो सकता है। अब देखिए, अच्छा ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना जी। देखें, जो माफी की बात है, जो एक्सक्यूज की बात है, वो तो DGISPR के शुरू के दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं भी मौजूद था, ये बात हो चुकी है। उन्होंने कहा ठीक है, अपने गुनाहों को तस्लीम करके माफी मांगे तो फिर उस पर सोचा जा सकता है। तो कम से कम मेरा ख्याल है कि इख्तलाफ मुझे जो नजर आ रहा है ना, वो ये नजर आ रहा है, जो मुझे मेरी अपनी राय है, आप इस पर जवाब दीजिएगा। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि एतराज इस बात पे है कि जो मंसूब वो कर रहे हैं ना फील्ड मार्शल से, कि फील्ड मार्शल ये क्यों कर कहेंगे वहां पे। मुझे जो थोड़ा इस पे वजाहत आ जाएगी बात। मुझे अंदाजा है कि उन्होंने देखें, सुहेल वड़ाइच साहब का आपने अंदाज देखा होगा, उन्होंने कॉलम में भी लिखा है, वो बड़े प्रोबिंग क्वेश्चंस करते हैं। बज़ाहिर लगता है वो सादा सी बात पूछ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि खुद फील्ड मार्शल साहब ने ये बात इस अंदाज से की होगी। उन्होंने कुछ सवाल किया, उस सवाल के जवाब में अब उसको इंटरप्रेट करना कि उसका जवाब उन्होंने क्या दिया है। अच्छा, ये सहाफ़ी कई दफ़ा हक अपने पास रखता है कि वो कैसे समझाए, लेकिन इसी दिन जिस दिन मैं ये कहूँगा कि इसका रिबटल आया और DGISPR ने उससे फ़र्क बात की, उसी दिन ज़्यादा घंटे नहीं गुजरे थे, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जिस लीडर के बारे में ये बात की जा रही थी और जो जेल में है उसे रियायत देने की, आपने देखा कि उनको 9 मई के 8 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वो बेंच जिसके सरबराह खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने उन 8 मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर की। ये अलग बहस है कि बाद में दोनों फ्री कैन इसको किस तरह से लें कि जमानत का मतलब ये रिहाई नहीं होता या जमानत का मतलब ये नहीं होता कि वो केस। लेकिन रिलीफ की जहां तक बात है, वो तो हमने अगर कोर्ट की हिस्ट्री देखें तो अच्छा, लेकिन रिलीफ एक बात तो हम ये भी कहेंगे है ना कि 59 मुकदमात हैं और 8 में अगर जमानत मिल भी गई है तो क्या फर्क पड़ता है। देखें फर्क, मैं गुजारिश से एक अंदाज से कर रहा हूं कि ये उसी दिन रिलीफ आना जिस दिन उनकी इस बात से इनकार किया जा रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसी दिन एक बड़ा रिलीफ मिलना और बड़ी अदालत से मिलना। चले जी, इसमें ये कि कुछ ना कुछ बात जरूर है शिराइज साहब की तरफ इस फसाने में। शिराइज साहब, मुझे बताइए कि जब भी आप, ज़ाहिर है आपने यूर वर्किंग जर्नलिस्ट, आपने बड़ा काम किया है, जितना मेरी समझ है, मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, मेरी समझ बूझ है उसके मुताबिक ये है कि जब हम किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं या किसी से हम बात करते हैं तो कुछ बातें जो होती हैं वो बिहाइंड द सीन रह जाती हैं। वो कहा जाता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड और साफ़ी इजाज़त लेता है कि आपने ये बात मेरे साथ की है तो ये मैं आम आवाम के साथ या पब्लिक के साथ या अपनी तहरीर में ले आऊँ। तो वहाँ पे हमारे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये आपने बात मेरी ऑफ द रिकॉर्ड है आपके साथ, ये बातें आपने ऑन एयर करनी है।
तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑफ द रिकॉर्ड जो बात है उसको वो ऑन रिकॉर्ड ले आए हों सुहेल वड़ाई साहब? शमसी साहब, ये वाकया जिस तरह रिपोर्ट हुआ है ना, उसमें कई मिसिंग लिंक्स हैं। देखिए, पहली बात तो मैं करूंगा सुहेल वड़ाइच साहब की, ठीक कि है। वो जहांदीदा शख्सियत हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, मंझे हुए हैं, उनको मालूम है कि लफ्ज़ों का वज़न क्या है। जो एक जुमला लिख रहे हैं उसके लिए वो जवाबदेह हैं, और ये हर सहाफ़ी जवाबदेह होता है, वो जो कुछ भी लिख रहा होता है। और ख़ास तौर पे मामला उसके ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है जब आप मुल्क के सरबराह के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और इदारे के सरबराह के हवाले से कोई चीज़ कोट कर रहे हैं। तो फिर साफियों की एक नेचर है कि वो ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं, लेकिन कभी कभार कोई बेहतियाती हो जाती है। सही। अब वापस चलते हैं ज़रा थोड़ी देर के लिए ब्रसेल्स। अब आप ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखें कि एक फंक्शन है, एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें कुछ 100 अफराद बैठे हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं सफ़े अव्वल में बैठे हुए हैं, कुछ पीछे बैठे हुए हैं, कुछ खवास हैं, कुछ अवाम हैं, और वहाँ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर खिताब कर रहे हैं। सही। मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन रखता हूँ ईमान की हद तक कि वो स्टेज पे खड़े होकर कम अज़ कम किसी भी शख्स से माफ़ी की बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ना सिर्फ वो नहीं कर सकते, बल्कि उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी जगह हमारे कोई और मिनिस्टर होते हैं, उनकी जगह आप होते हैं, क्योंकि उनकी जगह शब्बीर साहब होते हैं, ठीक ठीक है। उनकी जगह शब्बीर साहब भी खड़े होते, तो कभी किसी से माफी की बात ना करते। ठीक। वो फौरन नहीं था। हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। वहां पे वो जो बताने के लिए गए थे उन्होंने बताया, और वो बड़ी अच्छी बातें हैं जो कुछ उन्होंने बताई हैं। यानी कॉलम के हवाले से अगर हम देखें तो हासिल जो है कॉलम का, वो 2 फिक्रे हैं। कौन से? पहली बात जरा आसिम मुनीर से जो उन्होंने मंसूब किया, और मैं समझता हूं कि वो बड़े पॉजिटिव फिक्रे हैं। अच्छा। पूरे कॉलम की जान वो 2 फिक्रे हैं। नंबर 1 कि हम एक दोस्त की खातिर दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं कर सकते। उनका इशारा है चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप के हवाले से। दुरुस्त बात है। ठीक है जी। हाँ। और ये बहुत जबरदस्त बात है, और ये हमारा मौकफ रहा है कि हमने बैलेंस करना है। हम किसी एक मुल्क की गोद में बैठ के अपने मफादात जो हैं खित्ते में, हम उनको कुर्बान नहीं कर सकते। और हमारी जो क़यादतें हैं या हमारे इदारों की जो सरबराह हैं, उन पे जोर ही यही दिया जाता है कि जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क की क़यादत या हुकूमत मुल्की मफादात को सामने रखते हुए बैलेंस करती है, तो हमारा भी किरदार वैसा ही होना चाहिए, और वैसा अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं समझता हूँ अब जो खास तौर पे हमें एक शौरी कोशिश नजर आ रही है इदारों के सरबराहों की जानिब से, वो काबिल तारीफ है। ठीक है। तो पहला तो फिक्रा ये है जो बहुत क्रेडिबल है, और दूसरा अगर उन्होंने ये कहा, यह फिक्रा भी उन्हीं से मंसूब है, मैं समझता हूँ ये भी पॉजिटिव है कि हमारे पास पाकिस्तान की तरक्की के लिए 10 साल एक मंसूबा मौजूद है। इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक। वो बता रहे हैं कि ये टैक्सेस हैं, ये डेवलपमेंट है, ये मिनरल्स हैं, ये गोल्ड है, ये रेयर मिनरल, वट एवर जो भी उन्होंने रोड मैप बता रहे हैं ना, रोड मैप बता रहे हैं। ठीक है ना जी। तो मैं समझता हूँ इसमें भी देयर इज नथिंग नेगेटिव, यहां तक तो है बात ठीक। बात खराब कहां से हुई? देखिए, इसमें 3 Ws जो हम कहते हैं ना जर्नलिस्टिक जुबान में, कि कोई इंटरव्यू है तो वाई, वैन एंड वेयर, बिल्कुल वो लिंक मिसिंग है। जो वहां पे खड़े होके एक खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने बात की, वो तो बिल्कुल और है, उसकी तो कवरेज है। हाँ, बिल्कुल उसकी तो मुख्तलिफ जराए ने कवरेज की है, और उतनी ही है जितनी उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब उसमें ये ऐड करते हैं कि मेरा फील्ड मार्शल के साथ एक 2 घंटे का इंटरव्यू हुआ है। अब वो 2 घंटे का इंटरव्यू कहाँ हुआ है, ये वड़ाइच साहब को बताना है ना, कि वो वहां पे हुआ है जहां उनका कयाम था फील्ड मार्शल का, होटल की किसी मेज पे हुआ है, डिनर टेबल पे हुआ है, कॉफी टेबल पे हुआ है, अलहदा किसी कॉर्नर में हुआ है, कहाँ हुआ है? ये एक मिसिंग लिंक है। या ऑफिशियल इंटरव्यू हुआ है या बाकायदा तौर पे एक नशिस्त सी वैसे ही? देखिए ना, नहीं वो नशिस्त भी हो तो वो फिर इंटरव्यू ही है ना। अगर वो बैठ के बात हुई है तो वो इंटरव्यू है। ठीक। चाहे वो होटल के कमरे में है, चाहे एम्बेसी में है, चाहे किसी दोस्त के यहाँ है, चाहे डिनर टेबल है, चाहे कॉफी टेबल, जब बैठ के बात हुई है तो वो एक बैठ के इंटरव्यू हुआ है। अगर खड़े हुए के जहां जो डीजी इश्तियार ने कहा, और ये रिपोर्ट भी हुआ है कि सैकड़ों अफराद थे, फील्ड मार्शल ने सबसे मुसाफा किया, सबसे हाथ मिलाया, सबके साथ तस्वीरें बनाई, और अगर वहां वड़ाइच साहब की तस्वीर बनी है, ये 2-4 फिक्रे एक्सचेंज हुए, तो आप उसको इंटरव्यू नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक, वो इंटरव्यू नहीं है। हाँ। डीजी इश्तियार का जो क्लेम है वो यही है। वो कहते हैं कोई इंटरव्यू, कोई स्पेशल मुलाकात नहीं हुई, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, और कोई बाकायदा तौर पे ऑफिशियल इंटरव्यू भी नहीं। अब ये वड़ाइच साहब को चाहिए कि वो बताएं, और अगर ऐसा ही हुआ है जो डीजी इश्तियार का क्लेम है, तो फिर वो कह दें कि हाँ मुझसे कहीं कोताही हुई है। बात वही है जो
जनरल अहमद शरीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, मैंने प्रोफेसर किसी और साहब- अंदाज में लिखा और समझने में कुछ और। प्रोफेसर साहब, बदल गई। ये जो खराबी है, आप क्या समझते हैं कि इसका, देखें, हमारे नौजवानों के ऊपर इसका बड़ा बुरा असर हो रहा है। अच्छा सर, एक चीज काइंडली जी। और अकाउंट फॉर कर लीजिए। जी। देखिए वो जो 3 या 4 कॉलम्स है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी गुंजाइश नहीं थी। ठीक, पहला कॉलम जो था बस एक ही काफी था। एक ही काफी था। ठीक है, अच्छा। उसके बाद लगता है कहीं से फिर फरमाइश आ गई। हाँ, एंड ऑफ कोर्स वो आईएसपीआर की तरफ से तो फरमाइश नहीं नहीं आई आई होगी। कहीं और से भी नहीं आएगी। फिर वो कौन सा क्वार्टर है जिसने कहा कि भाई आपको तो जिस मकसद के लिए हमने भेजा था वो ये था, तो ठीक। पूरा नहीं हुआ। अच्छा। लिहाजा 2 कॉलम और लिखें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब, ये यहाँ पे हम मुआशरती बिगाड़ का जो तस्करा कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बिगाड़ क्या पैदा होगा कि एक इतना जिम्मेदार इदारा है, डीजी आईएसपीआर जो बात करते हैं वो बड़ी नाप तोल के बात करते हैं। मैं जितना उनको जानता हूं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने देखी हैं, उन्होंने इंडिया के दांत कट्टे किए हैं। उनको जब पानी बंद करने की बात हुई तो यही डीजी आईएसपीआर थे जिन्होंने कहा कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। ये जुमले बड़ी कोई हर शख्स के पास इस तरह के जुमले बोलने की ना तो ताकत होती है, ना इतना मवाद होता है। तो जो शख्स हर चीज को नाप तोल के करता हो और फिर वो अपने पास से भी नहीं करते, यानी ये एक इदारा है, डायरेक्शंस हैं, वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, असेसमेंट होती है, उसकी जो नतायज हैं वो बताए जाते हैं आके साफियों के सामने। वो जो अंदर जो हो रहा होता है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना होता, ना उसकी जरूरत होती है। नतायज जो हैं वो आपके सामने रखे जाते हैं। तो एक तरफ एक जर्नलिस्ट है जिसको चंद दिन पहले एक खातून एक प्रोग्राम के अंदर, जो हमारे अपना एंकर हैं, उनके प्रोग्राम के अंदर वो वॉशरूम्स के हवाले से तज़हीक करती है उनकी, ठीक है, और वो शख्स जो है वो फील्ड मार्शल के हवाले से या उनके इदारे के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं, जिसको मैं बड़े एहतियात से बात कर रहा हूं, टोटली डिनाई किया उन्होंने कहा जी अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपने इदारे की प्रोजेक्शन के लिए उन्होंने झूठ बोला है। मैं पूरा वाज़े तौर पे ये कह देता हूं। तो मुझे बताएं कि ये झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, क्योंकि मैं तो डीजी आईएसपीआर को मानूंगा, मुझे या तो वजाहत आ जाए ना उधर से, दूसरी तरफ से सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ से, वो अभी तक खामोशी है उधर से। तो इस पे हमें क्या करना चाहिए? यही तो मुआशरती बिगाड़ है। देखिए, यहाँ तक कहा गया बल्कि कि अगर उन सहाफ़ी ने कोई बात की या लिखनी थी तो फिर इदारे की जिम्मेदारी थी कि वो इदारा उस बात की तस्दीक करता और उसके बाद उसको, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब ही नहीं बल्कि अब पूरा इदारा एज एन इंस्टीट्यूशन वो भी अब जिम्मेदार करार दिया गया है कि कोताही सिर्फ एक फर्ज से नहीं हुई। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर गुजारिश करूँ, यानी इदारे से मुराद है कि जहां सुहेल वड़ाइच साहब काम कर रहे हैं, जहां सुहेल साहब काम करते हैं, जाहिर है वो, और आप जाहिर है पाकिस्तान का जाहिर सहाफत के हवाले से बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, बड़ा इदारा है, ग्रुप बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसे महसूस ये हो रहा है कि इसमें जो सही मामला है ना वो थोड़ा सा, जिसको मैं कहूँगा इंटरप्रिटेशन का है। शाहिद साहब ने सही फरमाया कि 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं वहाँ पे, लेकिन एक बात जिसकी कुछ बात यूँ कह लें कि वो थी तो रीड बिटवीन द लाइन वाली, कि उसको अंदर से पढ़ा जाना चाहिए था। जब ये सवाल किया गया या पूछा गया, ख़ास तौर पे जो हमारे फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से, उनकी जो मतवक्का जो टाइमिंग है रिटायरमेंट की, और उस पर कोई एक तारीख सुहेल वड़ाइच साहब ने अपनी दी, कोई महीने का भी जिक्र किया, उस पे उनका कहना ये कि उसको नागवार लिया गया, बल्कि उसका डायरेक्ट जवाब देने की बजाय ये कहा गया, जैसे जो शाहिद साहब कह रहे हैं कि हम मुल्क का सोच रहे हैं और 10 साल का प्लान है और प्रोग्राम है। देखें, इससे पता क्या है, ये जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो डीजी आईएसपीआर ने, जो जनरल साहब बिल्कुल बड़े कैलकुलेटेड हैं, बड़े कंपोज्ड हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मुझे और मौक़ों पे भी मौका मिला उनकी गुफ्तगू सुनने का, जिस अंदाज से बड़ी तैयारी के साथ वो बात करते हैं और एक एक जुमला वो नपातुला बोलते हैं। जनाब, ये जो एक जुमला है ना, ये 10 साल वाला, इसको आप इस अंदाज से ना लें। ठीक है, इसकी असेसमेंट करें, इसकी असेसमेंट जरा, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, बड़ा अपना शॉर्ट ब्रेक होगा, और जो ही हम वापस आते हैं तो यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जो ही वापस आते हैं तो डॉक्टर शबीर अहमद खान का बड़ा अहम पॉइंट है, उसी से हम प्रोग्राम का दोबारा आगाज करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मेरे मेहमान गिरामी मौजूद। डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, दरमियान में से हमें कता कलामी करना पड़ी, ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब जी आप फरमा रहे थे कुछ। देखें शमसी साहब, ये जो बात हुई ना 10 साल वाली, अब देखें ये इससे ना थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात हो रही है। ज़ाहिर है जब साफ़ी ने सवाल किया है, उनसे मुराद इलेक्शंस है, उनसे मुराद जो नई हुकूमत है, या उनसे मुराद ये कि जो अब सियासी सेटअप, लेकिन इसका जो जवाब आया है जिस अंदाज से, मुझे लगता है कि ज़ाहिर है कि इदारों की जो ज़्यादा इस वक्त तवज्जो वो पाकिस्तान की मईशत पे है, ठीक, और पाकिस्तान कंसिस्टेंसी पे है, मुस्तकबिल पे है। हाँ। और जो अभी आप और नहीं सियासी कंसिस्टेंसी पे भी है, बिल्कुल है, ये भी जरा बिल्कुल है। लेकिन जिस आप बिगाड़ की शम्स साहब बात कर रहे हैं ना, जो सहाफत और सियासत में आया है, आपकी सियासत अब इस अंदाज से एक ऐसी डगर पे है कि माजी में तो आप एक जवाब ढूंढ लेते थे कि जी नए इलेक्शन करवा दिए जाए, और आप इसको एक मसले का हल समझते थे। मुझे बहसीत सियासत के तालिब इल्म के अगर आप ये इजाजत, और फिर माजी में ये भी कहते थे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत पॉपुलर सियासत है। ठीक है, अब देखिए सियासत बिल्कुल ही नया रुख अख्तियार कर गई, और अब कहते हैं बड़े फख्र के साथ, हाँ, कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं। एक पेज पे, पहले कभी एक पेज पे होते भी थे तो मानते नहीं थे। देखिए जी, हमारी पिछली जो हुकूमत थी इससे पहले, पीडीएम से मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, जी जी, उस हुकूमत ने तो ये एक रट लगाई हुई थी कि जी हम एक पेज पे हैं और एक पेज पे हैं इदारा और हम, और फिर नाम लिया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही नतीजा ये निकला है वैसे आपस की गल जे हाँ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ मैं एक पेज, ਉਹੀ ਸੁਹੇਲ ਬੜੈਚ ਨਾਲ ਹੋਈ है। हाँ, लेकिन आप सिर्फ ये देखिएगा कि ये जिस तरह इशारा किया गया है ना, अगर हमारा ये जो सियासी निज़ाम है अब एक ऐसे दायरे में दाखिल हो गया है कि जिसमें अब इलेक्शंस मेरे नज़दीक बेमानी हो गए, अब ये सोल्यूशन नहीं रहा, इसलिए कि इलेक्शंस की बहैसियत इलेक्शंस जो क्रेडिबिलिटी है वो बशमूल सब सियासतदान जिम्मेदार हैं, उन्होंने इसकी उस क्रेडिबिलिटी पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक इलेक्शन दूसरों ने नहीं माना, वाजे आ गया, उन्होंने कहा जी 2018 में ये हुआ था, उन्होंने कहा जी 2024 में ये हुआ था। मुझे ये बताएं कि जब एक ऐसा निज़ाम जिसके तहत किसी ने इक़्तिदार में आना है, अगर आप उसे मशकूक बना देंगे और उसकी हैसियत मशकूक कर देंगे, तो अब मुझे नहीं लगता कुछ इलेक्शंस की बात कर रहा है। ठीक, और जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है उस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही है कि शायद उनके पास वो जो मैंडेट है अवाम का, ज़ाहिर उन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि जो उनकी जो जैसे 2018 वाली गवर्नमेंट पे अब लग ये रहा है, मुझे भी एक खदशा इस अंदाज से कि ये अगर डोल डाला गया दोबारा किसी इंतखाब का, उसके अंदाज से कोई तब्दीली, तो हमारे माशरे में मुझे अब ये लग रहा है कि ये कोई मसले का हल नहीं होगा और ना लगता है कि उस तरफ जाएगा। अब शायद गौर व फिक्र इस बात पे हो रहा होगा कि किसी तरह का कोई ऐसा मॉडल जिसमें कोई एक हुकूमत की शक्ल भी बरकरार रहे, जिसे आप कोई नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, ये कंसेंसस पर मुश्तमिल वसीउल बुनियाद, लेकिन ये डोल भी ना डाला जाए इलेक्शंस का, और घर घर गली गली लड़ाई भी ना हो, और फिर मुल्क को सिर्फ माशी तरक्की की तरफ और माशी स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। वो इसलिए जरूरी है वो इस्तेकाम के अब जो हमें चैलेंज दिया हमारे नेबर ने, ठीक, और जो पाकिस्तान को इज्जत व वकार मिला है 10 मई के बाद, हाँ, बिल्कुल। अब हमारा जो दूसरा एनिमी है वो तो कई बिलियंस डॉलर खर्च कर रहा है अपने डिफेंस पे, और अभी वो गिरा हुआ है। अगर हमारी मुशत बेहतर ना हुई, हाँ, मुस्तहकम ना हुई, आप तो फिर ये जो हमने इतनी जानदार तरीके से, शानदार तरीके से मुकाबला किया है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बुलंद हुआ है, हम पे अब लाजिम हो गया है कि हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है इदारे की ज्यादा बड़ी तवज्जो जो है इकोनॉमी पे, वो इकोनॉमी पे। अच्छा जी, अपना सवाल ले लें। अच्छा, मैं ये चाहूंगा, बड़ा जरूरी बात हुई है 9 मई हमारे यहाँ, उसने हमें सुबकी और नौजवान को मिसगाइडेड मिसाइल की तरफ बना दिया, और 10 मई ने हमें एक डायरेक्शन दी। इसी तरह सर जो प्रोफेसर साहब आपने कहा, जी हाँ बिल्कुल, और मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से एक पेज की बात कर रहे थे 2018 वाले गवर्नमेंट वाले, वो बड़े फख्र के साथ किया करते थे। अब मुझे थोड़ा सा ये है कि अगर बंदा बूट भी पॉलिश करे और बड़ी चमका के करे और फिर नमक हरामी करने की कोशिश करे, तो फिर तो यही होता है ना शिराजी साहब जो हुआ है। मैं जरा बूट पॉलिश को मजीद वाज़ेह करना चाहता हूं। देखिए शमशी साहब,
अब नमक हरामी देखे ना, ये गवर्नमेंट जरूर कर रही होगी, लेकिन जब ये नमक हरामी पे उतरेंगे तो फिर इनके साथ भी वैसा ही होगा। अच्छा जी, जरा वापस चलते हैं बरसल, और बरसल से फिर बराह रास्त फ्लाइट जरूर आए, हम लाहौर में वहां के बूट पॉलिसी को भी बता दीजिएगा। देखिए, इस वक्त वड़ाइच साहब के जो दोस्त हैं ना, उनकी दो किस्में हैं। ठीक। एक तो है जो उनके दोस्त हैं, और एक वो हैं दोस्त जिनके बारे में कहा जाता है हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो उन्हें दो तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपने बात की है फलां फलां से माफी मांगे, गलतियों का इदराक हो और फिर माफी मांगी जाए। ठीक है। तो वो दोस्त उनसे कह रहे हैं कि फर्ज कीजिए आपसे गलती हुई है, तो पहले आप उसका इदराक फरमाइए और फिर उसकी माफी मांग लीजिए और कहिए कि हाँ जनाब, 2 घंटे का इंटरव्यू नहीं हुआ, फील्ड मार्शल ने ये बात नहीं की, मैंने अपने अंदाज में करने की कोशिश की और वो जो है वो दुरुस्त इक़दाम कम से कम जवाब तो आना चाहिए। एक तो उनको मशवरा ये दिया जा रहा है। दूसरा उनको मशवरा दिया जा रहा है कि नहीं जनाब, आपने अगर जो कुछ किया है बहुत सच किया है, ठीक किया है, तो उसको आप साबित कीजिए और डट के खड़े हो जाइए। और फिर एक आपकी तरफ से भी रिबटल आ जाए कि जनाब मुझे फलां ने भेजा था, फलां ने मेरी मुलाकात का इंतज़ाम किया, फलां जगह मुझे ठहराया गया और फलां जगह इंटरव्यू हुआ, फिर वो हो। तो मैं समझता हूँ कि अभी सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनका जो इक़दाम है, जवाबी इक़दाम, उसका इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो चूँकि बड़े ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं, बड़ा उनका तजर्बा है, वो खामोशी इख्तियार करेंगे, वो ना आप तरदीद करेंगे किसी बात की, ना तस्दीक करेंगे। अच्छा, एक चीज बड़ी अहम है यहाँ शिराई साहब, अब हम ना एक जर्नलिस्ट से निकल जाएं, मैंने वो एक खराबी उन्होंने पैदा की है। ये खराबी नहीं है जनाब, ना 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 ना, ये ना कि ये खराबी, ये एक ट्रेंड है। ठीक है। और ये ट्रेंड जो है ये उन्होंने नहीं दिया। ठीक। ये आज 20 साल पहले से ये ट्रेंड है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है। बिल्कुल ठीक है। एंड वड़ाइच साहब इज नॉट द ओनली पर्सन हु इज डूइंग इट। तो अब हम 101 पीपल आर डूइंग इट। कंक्लूजन की तरफ जाना है ना, क्योंकि आप मेरी और आपकी जो एक नस्ल थी, उन्होंने सहाफत भी देखी, सियासत भी देखी, इज्जत भी पाई, और हमने बड़े रिस्पेक्टेबल सियासतदान भी इस मुल्क में देखे और वकार भी देखा सियासत में, और हमने उसी सियासत को उजड़ते हुए देखा, उसी सियासत में कारोबारी लोगों को आते हुए देखा। जरा मेरी बात पे गौर फरमाइएगा मेरे दोनों मेहमान गिरामी, उसी सियासत में हमने चप्पड़ कनातियों को आते हुए देखा कि जिनको अकल थी ना दानिश थी, लेकिन वो सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर सियासत में आए, कारोबारी लोग आ गए। इसी तरह हमने सहाफत में देखा कि उन लोगों ने, अब पता नहीं इसके बाद क्या जड़ें पकड़ ली, कि जो सेठ था, जो अपना पेशावर डाकू था, और फिर उसने हाउसिंग सोसाइटियों के चक्कर में उसने अपनी चोरियां छुपाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम जो ब्लैकमेलिंग के थे या ब्लैकिए थे करने के लिए उन्होंने मीडिया हाउसेस कायम कर लिए। उससे सहाफियों का भी कत्लेआम, मेरा मतलब माशी कत्लेआम हुआ, और आम लोगों तक भी वो खबर नहीं पहुंची जो वो डिजर्व करते थे, जिससे नेशन बनती है, जिससे कौम बनती है, यानी जिसको कहते हैं नेशनल कंटेंट, उसमें कमी पेश आई, बाजारी कंटेंट उन तक जाता रहा। तो शिराई साहब, आपका तजर्बा इसमें क्या है? शमसी साहब, बात यह है कि अभी हम एथिक्स की भी बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, और जो मॉडर्न ट्रेंड हैं, जो नेगेटिव ट्रेंड हैं, जो पॉजिटिव ट्रेंड हैं, उसकी बात कर रहे थे। तो देखिए, वड़ाइच साहब ने जो कुछ किया है वो इस मैदान में अकेले सवार सर वड़ाइच साहब छो तो जी मैं गल कर रहा ना, जरा इजाजत दीजिए ना, अब जरा सुनिए, हौसले से सुनिए। ठीक है। मीडिया पे हो क्या रहा है, टीवी की स्क्रीन पे क्या हो रहा है, अखबारात में क्या हो रहा है, वो रवैया यही है जिसको आज हम नापसंद कर रहे हैं, कारोबारी रवैया। ठीक है जी। अब हुआ क्या और ये रवैया क्यों आया, उसका आपने इशारतन जिक्र किया, मैं जरा बात खोल देता हूं। बिल्कुल खोलें जी, खोलें। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे, जिनके 2-2, 3-3 नस्लें जो थी वो जर्नलिज्म में थी या अखबारात के वो मालिकान थे, वो तो रह गए पीछे। ठीक। एक नई नस्ल आ गई जो बुनियादी तौर पे कारोबारी अफराद की नस्ल थी। अब ये नस्ल कौन सी थी, मैं आपको बिल्कुल इन ब्लैक एंड व्हाइट बता देता हूं। बिल्कुल बताएं। एक बहुत बड़े अखबार के जो चीफ रिपोर्टर हैं, वो अपने दफ्तर की सीढ़ी उतर रहे थे और एक साहब सीढ़ी चढ़ रहे थे जो कारोबारी शख्स थे और जाली दवाइयों का काम करते थे। दोनों खड़े हुए, सलाम दो, उन्होंने पूछा जनाब आप कहां जा रहे हैं? उनके यार वो मेरी ये खबर जो है वो छप रही है, उसको रुकवाना है। तो जो चीफ रिपोर्टर साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब कितनी खबरें आप रुकवाएंगे और कब तक रुकवाएंगे, अगर आपने ये काम नहीं छोड़ना तो फिर कोई पक्का इंतजाम कीजिए। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा आप खुद अखबार निकाल लें।
वो साहब जो थे उन्होंने फिर वो अखबार निकाला। ठीक है जी, तो ये पहला मौका है, 90 की बात कर रहा हूँ, और उन्हीं दिनों में फिर एक बहुत बड़ी यानी आप पाकिस्तान अखबार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और अकबर अली भट्टी की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं उसके ये पहली एक कारोबारी शख्सियत थी जिसका जर्नलिज्म से दूर का कोई वास्ता नहीं था, और उन्होंने बतौर अम्ब्रेला इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया। उसके बाद ये ट्रेंड चल पड़ा। अच्छा, जब ये ट्रेंड चल पड़ा तो फिर उसी कमाश के लोग मैदान में आए, और फिर उन्होंने इंतजाम संभाल लिए, और फिर उन्होंने तय किया कि किसकी पगड़ी उछाली जाएगी और किसके साथ गुनाह जो है वो माफ किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये ट्रेंड जो है बहुत नेगेटिव है। हम सब कहीं ना कहीं इसको रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और हमें इसको रोकना चाहिए। इसमें हुकूमत का भी मैं समझता हूँ हाथ है कि ऐसे अनासर को प्रमोट ना किया। अच्छा, लेकिन प्रोफेसर साहब, शिराजी साहब ने बात की है बड़ी नरमी के साथ ऐसे लोगों के बारे में। आप देखें ना, सियासत में भी तो ऐसे लोगों को लाया गया जिनको हम देखें ना। आज मैं मौला अली का एक कॉल मुझे याद आता है, वो कहते हैं जी जिस दिन कोई शख्स भूखा सोता है तो समझ लो अल्लाह ने नहीं भूखा सुलाया, हम अल्लाह पे डाल देते हैं। उसका कोई हक कोई दूसरा खा गया, कोई दूसरा ले गया उसका हक, कोई दूसरा मार गया उसका हक। तो मुझे बताइए, इस मुआशरे में तो जेन्युइन लोगों का हक डे बाय डे मारा जा रहा है, सियासत के जरिए, सहाफत के जरिए, कारोबार के जरिए, अख्तियार के जरिए, और फिर इस तरह की सहाफत के जरिए कि जी हम इदारों का नाम लेके उनके तर्जुमान बन जाते हैं। मैं दोनों साइड्स की बात करूंगा। तो फिर जब वहां से अपना नमक हरामी का ताना मिलता है तो फिर मुखालफ हो जाता है। शबीर साहब, सिर्फ दो फिक्रे आपकी इजाजत से। जी प्लीज। शमसी साहब, सियासत हो या सहाफत हो, दोनों जो प्लेटफॉर्म है इनको बतौर अम्ब्रेला इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, हाँ। कि इस अम्ब्रेला को तान के इसके नीचे बैठ जाओ और सब कुछ जो है उसके पर्दे डाल जाए। जनाब देखें जी, बदकिस्मती से तो हमने चूंकि अखलाकियात की बात हो रही है और मॉरलिज्म की बात हो रही है, तो और फिर कारोबार को आप देखें हम किस अंदाज से डिस्कस कर रहे हैं कि सियासत को कारोबार बना दिया गया है, सहाफत को कारोबार बना दिया गया है। दूसरी तरफ जब हम दीन की बात करें तो उसमें तो कारोबार और तिजारत की तरगीब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस हैसियत में भी हैं, ख़ाब की हैसियत एक ताजर की है या एक सियासतदान की है या एक साफ़ी की है, अगर अपने प्रोफेशनलिज्म में आप रहते हैं और अपने जो फ़राइज़ हैं और वो आप उनकी अदायगी उस पेशावराना अंदाज से करते हैं, और आप इस चीज़ में तमीज़ और फ़र्क करते हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपने पेशे का एहतराम और तकद्दुस मंजूर है, तो फिर तो मैं कहता हूँ ये सब कुछ इबादत है। लेकिन हुआ क्या है, देखें सियासत नहीं, अख्तियार के जरिए अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, उसकी अम्ब्रेला के नीचे लूटना कौम के, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और अपना SRO निकाल के या बहुत सारी ऐसे कानून, जब अपना माल आ रहा हो तो 24 घंटे के लिए रिलीफ दे देना। आप बिल्कुल सही। और ये हुआ है। और इसी तरह कारोबारी लोग जब सियासत में आते हैं तो वो लोगों को लूटते हैं मुख्तलिफ हीलो बहानों से, मुख्तलिफ कारोबारों से, और जब उनके ऊपर कोई आने लगता है तो वो अपने सहाफत की अम्ब्रेला या अपने सहाफती इदारे की अम्ब्रेला के नीचे वो अपने लिए सहूलियात अपने लिए लेते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं ज़्यादा क्रूड मिसाल कई दफ़ा मुझे देनी पड़ती है। निकाह और ज़िना में यही फ़र्क है। बिल्कुल ठीक। अमल जो भी हो और उसका नतीजा यही हुआ है कि सियासत, तो मैं कहता हूँ कि जिसको कहते हैं ना घर की लौंडी बन गई है कारोबार की। कारोबार का और सियासत का बैलकॉमी में जोड़ मिला रहा हूं आपको। आप ट्रंप के साथ जो लोग हैं और जैसे इलॉन मस्क तो अब अलहदा हुए हैं, इन्होंने बिलियंस ऑफ बिलियंस के जो गेम है उन्होंने होस्टेज बना लिया है सियासत को। सियासत से मेरी मुराद है रियासत को और मेरी मुराद है हुकूमतों को। ये तो बादगुजार बन गई हैं, लौंडी बन गई हैं, जिसको जेब की घड़ी हमारे एक सियासतदान कहा करते थे वो बन गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके यहाँ एक ट्रेंड शुरू हुआ, आपने एक जुमले सुने होंगे जी फला फला की ATM मशीन है। अच्छा, ये कितनी ज्यादा आप कह लें ये कौन सी को बावकार बात है। फिर सहाफत की आप बात कर रहे हैं, ATM मशीन का देखें ना, अक्सर हम बात करते हैं मियां नवाज शरीफ की, वो उसका अपना एक सियासत का तरीका था, उसकी ATM मशीन कौन था ये हमने कभी सुना भी नहीं था। लेकिन एक शख्सियत जिसके बारे में जिसका रौला पड़ा हुआ है, जो इस वक्त मौजूद हैं जेल के अंदर, उनकी ATM मशीनें कौन भूल सकता है। अलीम खान साहब उनकी ATM मशीन थे, वो खुद कहते हैं, और जहांगीर तरीन साहब उनकी ATM मशीन थे, और इससे ऐसे बहुत सारे लोग थे। हमने सिर्फ गलती ये की है कि
शमसी साहब के हमने एक जिस तरह जहाज में होता है ना कि आयल होती है दरमियान में चलने फिरने की जगह, अब देख मैं आपकी तरफ बैठा हुआ हूँ तो मुझे फिर दूसरी तरफ बैठे हुओं की गलती नजर आती है। ऐसा ही है। जब मैं अपनी आयल बदल लेता हूँ इधर बैठ जाता हूँ तो सामने वालों की गलती नजर आती है। यही जिस तरह कुछ सियासत में हुआ यही कुछ सहाफत में हुआ। जाहिर है कि हमारे इस पाकिस्तान के हमें पाकिस्तान के मौके पे आप देखें पाकिस्तान के क़याम का सेहरा हम न सिर्फ सियासतदानों के सर डालते हैं और जो हमारी शुरू की क़यादत थी हम बहुत से नामवर साफ़ियों के सर पे भी डालते हैं और उनकी साफ़त मौलाना ज़फ़र खां जैसे अब नाम देख लें या उस वक्त जो थे हमीद निज़ामी और बेशुमार और लोग हैं। क्या सियासत उतना मोतबर रहा है जितना मोतबर ये पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा उसका क्या हुआ है कि यही जो जिसको आप कमर्शलिज्म कह लें मटेरियलिज्म कह लें एक दौड़ लगी है। अब किसी को ये परवाह नहीं है कि उसका जो सही स्टेचर और कद जो मापा जाना है ना वो उसके सच की वजह से मापा जाना है। उसमें ना किसी का लिबास देखना चाहिए ना ये देखना चाहिए कि वो किस गाड़ी पे है किस घर में रहता है। देखिए अगर इस दौड़ में सब शामिल हो जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान उस मुकद्दस पेशे का होगा। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ जैसे आपने शुरू में फरमाया कि ये जो सियासत में बिगाड़ पैदा हुआ ये जो सहाफ़त में बिगाड़ पैदा हुआ इसके ज़िम्मेदारान हैं मौजूद हैं और दुख की बात यह है कि इस्लाह की कोशिश नहीं की जा रही और ये बिगाड़ बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा आपकी सियासत अब एक ऐसे किनारे पे खड़ी है कि ना ये इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। सही। जैसे अब वो उसकी मिसाल लेते हैं कि एक हिरन जो है वो अगर दरिया में कूदता है तो मगरमच्छ मुंह खोले और अगर वो दरिया से बाहर निकलता है तो शेर उसको खाने को तैयार है। ठीक है। मुझे पूछेंगे ये सोल्यूशन बताएं हिरन को आप क्या मशवरा सोल्यूशन देंगे? आप यहां तक ले आए हैं पाकिस्तान की सियासत। शिराई साहब जरा तुसी दसो ना हरन की मशवरा दोगे? हरन से मुराद इनकी अवाम है कौम है। हिरन जो है जी वो दो क्या करे? वो दो ना उसके दांत है खूनखार। जरा ये भी आप ज़हन में रखिएगा। बात ये जी कि हिरन के पास चॉइस कोई नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है। हिरन का मुकद्दर जो है वो है कि उसने शिकार होना है। असल बात ये। ठीक है जी। उसके पास थोड़ी सी गुंजाइश है कि वो एक जकंद लगाए और वो कहीं दूर निकल जाए लेकिन उसके लिए तवानाई चाहिए। तो हमारी तवानाइयां हमारा लहू तो निचोड़ा जा चुका है। कौन सा इदारा है जिसने आम आदमी का लहू नहीं निचोड़ा? और अभी हम अच्छा, बात एक एलिमेंट सियासत और मिसिंग है सहाफत जो आपने बात की है ना उसमें एक एलिमेंट मिसिंग है। मैं आपकी इजाजत से उसमें ऐड कर देता हूं जी। या फिर वो वहां से जंप लगाए निकले और फिर एक अपना झुंड तैयार करे अपनी ताकत को जमा करे। जैसे हम कहते हैं कि कौम हमने सियासतदानों से नहीं अपने असातिज़ा से सुना है सियासी असातिज़ा हों या हमारे सहाफती असातिज़ा हों वो कहते हैं कि इत्तेहाद कायम करो उम्मत में कौम में और कौम बनाओ और फिर चढ़ दौड़ो सर। नहीं मैं समझता हूँ ये मुमकिन ही नहीं है। किताबी हद तक तो बात ठीक है। ठीक है। हिरन जो है वो मगरमच्छ का मुकाबला नहीं कर सकता और शेर का मुकाबला भी नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है जी। हाँ अपनी जान बचाने के लिए तेज रफ्तारी से भाग जरूर सकता है। अच्छा जब वो भाग रहा है तो उस पर भी जनाब खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा जी ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है या लोग रोजगार के लिए बाहर भाग रहे हैं बड़ा नेक काम कर रहे हैं वहां जा रहे हैं तो वहां से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। ये भी बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है। लोग ना उम्मीद होकर बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये जो हिरन है ये फाका का शिकार हो रहा है। इसको पीने को पानी नहीं मिल रहा इसको खाने के लिए खुराक नहीं मिल रही। ठीक है ना जब इसलिए वो बाहर भाग रहा है। तो मैं समझता हूँ ये भी कोई बहुत अच्छा रुझान नहीं है। तो हम बात कर रहे थे और वापस उस नुक्ते पे आते हैं कि सियासत हो या सहाफत हो दोनों में लोग किसी जमाने की मैं बात कर रहा हूँ आपका बचपन था कि मिशनरी जज्बे के तहत आते थे। अब दोनों में कारोबारी जज्बे के तहत आते हैं और ये बहुत नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक। मैं प्रोग्राम जो है प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब ने और नासिर शिराजी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी पायदार बड़ी जानदार और मैं समझता हूँ बहुत से उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अमल करके हम बहुत सारे मसाइल से इस मुल्क को भी निकाल सकते हैं कौम को भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे उस शख्स को भुलाना मुमकिन नहीं है जो कहता था घबराना नहीं, डॉलर ऊपर जाए घबराना नहीं, लोड शेडिंग हो घबराना नहीं, महंगाई ऊपर जाए घबराना नहीं, कैंसर पेशेंट्स की दवाई जो है वो बंद हो जाए घबराना नहीं, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन जो है वो पैसों से मिलनी शुरू हो जाए घबराना नहीं। फिर हद ये हुई कि जब कौम तंग आई तो फिर उस वक्त उसने ये नहीं सोचा कि साइफर लहराना नहीं, उसने वो लहरा दिया। कौम को कहता रहा घबराना नहीं, उसने साइफर लहरा दिया। लेकिन मैं उन्हीं के लिए एक शेर कहता हूं
कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। इससे पहले कि कौम का ये हाल हो जाए, कौम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।